सवाल है 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5√2 अपरिमेय सिद्ध करना है इसको। अपरिमेय तो हम सब वर्गमूल विधि से निकालेंगे। वर्गमूल विधि से याद रखेंगे, इसको उपपत्ति लिखते हैं। सिद्ध करने वाले सवाल को उपपत्ति लिखते हैं। तो वर्गमूल विधि से निकालते हैं। सबसे पहले √2 का निकाल लेते हैं। 2 का अंडर रूट निकाल देते हैं। 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ 1 जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाता है। इधर जोड़ देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं तो 2 हो गया। 2 में से 1 जाएगा 1। फिर उसके बाद अब जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा देंगे तो 1 0 नहीं उतारते हैं, 2 0 उतार देंगे तो 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पर भी 4, फिर यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं। 4 चौक 16 ये क्लास में हो चुका है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 1 9 96। अब ये प्लस करते हैं, इधर माइनस करते हैं, इधर 4 हो गया, इधर हो गया 28। अब 1 बार ले जाएंगे तो 1 बार ले जाए, लेकिन 0 2 बार उतार लेंगे क्योंकि 28 से 4 में नहीं जाएगा। तो 1 वहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पर, यहाँ पे 1 मिले गए तो ये हो गया 281। 1 का गुणा इसमें, इसका गुणा इधर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्लस वो करते हैं, माइनस करते हैं तो ये हो गया 282। और ये हो गया 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, 119। अब फिर डबल 0 बढ़ा देंगे, फिर अब 4 बार ले जाएंगे, 4 बार जाएगा ये। फिर 4 यहाँ पर भी लिख देंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 8 32 के 2, 4 दूनी 8 3 11। ये 11 296 आएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6। तो इसी तरह डॉट डॉट ऐसे जाता रहेगा। लिख देंगे सीधा √2 का मान पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, अर्थात p/q में इसे नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, जिससे √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि p/q अंश बटे हर परिमेय हो जाती है तो इसको अंश बटे हर में लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए √2 अपरिमेय संख्या होगी। 5 इसीलिए 5√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि 5 क्या है? परिमेय है। कि आप 5/1 बना देंगे तो परिमेय, क्योंकि परिमेय गुणे अपरिमेय, ये अपरिमेय ही रहता है। फिर लास्ट में लिख देते हैं इसे सिद्धम या हेंस प्रूव्ड करके लिख देते हैं। जो मनो विधि से निकालना है मासा। HCF का मतलब होता है मासा निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा निकालना, महत्तम समापवर्तक। मासा देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान विधि होती है। 3 विधियाँ हमने बताया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड से निकालना है तो सीधा पहले 272 को काटेंगे, 2 इधर लिख देंगे, 1032 दिया गया है। इन दोनों को काटते चलेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 17 दूना 34, फिर 17 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इधर 1032 को 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, 516 आएगा। फिर 2 से, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 53, फिर 43 से काट देंगे। तो हमारा मासा आया क्या? 900 क्या 272 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17 लिख सकते हैं। और 1032 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और मासा होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा या मासा। 1 2 यहाँ पे कॉमन है तो 1 2, 1 2 यहाँ पे कॉमन है, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे कॉमन है तो 1 2 यहाँ पे, तो आ जाएगा 8। मासा कितना आएगा? जबकि लासा आप इतना लिखेंगे, बाकी जो बचा है सबका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हम सबको केवल मासा पूछा था, तो मासा इसका आएगा 8।
नंबर 3 दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो मान लेते चाहे डायरेक्ट x और y मान के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दूसरे के स्टेप जाते। कह रहा दूसरे की पहली संख्या जो दूसरी संख्या से 2 गुना है, अर्थात दूसरी संख्या अगर x मान लेंगे हम, दूसरी संख्या 2 चर से भी लगा सकते हैं लेकिन हम सब 1 चर से लगाएंगे। दूसरी संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो बताओ पहली संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2x है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुना है तो 2x हो जाएगी। अब आपको डायरेक्ट प्रश्न के अनुसार दिया गया है, प्रश्न के अनुसार है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो अर्थात 2x। अब बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाएंगे तभी प्लस आया है 26, नहीं -26 देता। 2x - x बराबर 26, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 2x में से x घटाएंगे, x बचेगा, x बराबर 26, अर्थात दूसरी संख्या आएगी 26। दूसरी संख्या क्या आ गई 26। तो पहली संख्या कितना आ जाएगी 2 गुणे 26, 26 दूना 52। पहली संख्या कितना आएगी 52, दूसरी की संख्या 26। क्यों देख लो दूसरी की संख्या दो गुना है कि नहीं पहली संख्या दूसरी से, देख सकते हैं। इसको 2 चर से भी लगा सकते हैं, लेकिन बस समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 7 और दूसरा का समीकरण दिया गया है 6x + 5y बराबर 11। बहुत ही आसान होता है। देखो इसमें 2 लिखा है, x के आगे किसी एक को विलोप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसमें 6 लिखा है तो इससे भाग देंगे, 2 3 6, अर्थात 3 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से क्यों, क्योंकि 2 से 6 में भाग दिए, 3 2 3 6, 3 से गुणा करने पर तो 3 से कर देते हैं समीकरण। तो ये है 2x + 3y + 7 बराबर 7। इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा किए, 3 दूनी 6x, और याद रखना दोनों साइड गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, ये ऐसे लगा देते हैं, प्लस 3 तिरिक्का 9y बराबर 3 सते 21। और ये है समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और समीकरण 2 इसी के नीचे लिख देते हैं, 6x + 5y, विलोपन विधि इसी को बोलते हैं। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, इससे ये कट गया, 9 में से 5 जाएगा 4y बराबर 21 में से 11 जाएगा 10। तो यहाँ से y बराबर 10/4 आएगा, या 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2। तो y का मान आया 5/2। अब y मुझे मिल गया है। अब समीकरण किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5/2 रखने पर, y बराबर 5/2 रखने पर 2x + 3y की जगह 5/2 बराबर 7। यहाँ से हो गया 2x, ये हो गया 5 या 15/2 बराबर 7। यहाँ से 2x बराबर ये 7, इधर +15/2 तो उधर जाके -15/2 हो जाएगा। 7 को 7/1 लिख देंगे। 2x बराबर 2 सते 14 -15 इधर गुणा कर देते हैं, 2 का 1 में गुणा 2। तो यहाँ से 2x बराबर -1/2, तो यहाँ से x बराबर -1/2। अब इधर 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -1/4। x का मान -1/4 आया, y का मान 5/2 दिया आया है। यही होगा आंसर, यही x दिया गया है। 5वां सवाल था कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 10 तथा 7वां पद 20 है। पहला पद नहीं दिया गया है आपको, T3 बराबर दिया गया है 20, T3 बराबर 10 और T7 बराबर दिया गया है 20। ये 2 चीज़ें दी गई है कि तीसरा पद 10 तथा 7वां पद 20 है और AP बनाना है आपको। पहला पद पता नहीं है तो लिखेंगे माना पहला पद, क्योंकि AP बनाने के लिए पहला पद और D चाहिए होता है। माना पहला पद A मान लेते हैं और सार्वांतर को D मान लेते हैं, सार्वांतर को D मान लेते हैं। तो तीसरा का पद मैं निकाल रहा हूँ, T3 बराबर होता है, Tn बराबर होता है A + n - 1 × D। यही एक फार्मूला याद रखना है, Tn बराबर A + n - 1। अब T3 दिया गया तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, A + n की जगह क्या है 3 - 1 × D बराबर ये 10 दिया गया। तो यहाँ से A + 2D बराबर 10, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। फिर उसके बाद आते हैं T7 दिया गया, तो T7 बराबर हो जाएगा A + 7 - 1 × D बराबर दिया गया है 20। यहाँ से A + 6D बराबर 20 आ गया, यहाँ से आ गया 20। अब पहले समीकरण को इसको 2 मान लेते हैं, पहले को भी इसी के नीचे लिख देते हैं। अब A के आगे समान है गुणांक तो समान लिख देंगे, वैसे ही डायरेक्ट कुछ गुणा भाग नहीं करना है। यह समीकरण नंबर 1 था। इन दोनों को माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि A समान है, माइनस कर देते हैं, इधर भी माइनस, A से A कटेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4D हो जाएगा।
4d बराबर 20 में से 10 जाएगा 10, यहाँ से d बराबर आएगा 10/4, यहाँ से d बराबर आ गया 2 से काट देंगे 2 दूना 4 2 पंचे 10, 5/2 आ गया। 5/2 को आप लिख सकते हो 2.5, 2.5 क्यों, 2 दूना 4 1 बचा 2 पंचे 10, अर्थात d का मान आया 2.5। अब किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, इधर पाई खींच देते हैं, ये है d। अब उठा के समीकरण 1 में d बराबर 2.5 रखने पर d की जगह 2.5 रख देते हैं। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 10 है। समीकरण a + 2 d की जगह पे 2.5 रख देंगे बराबर 10। यहाँ से a प्लस 2 पंचे 10 2 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5 हो गया, 5 हो गया बराबर 10। यहाँ से a बराबर कितना आएगा 10 - 5, क्योंकि 10 बाद 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। a बराबर कितना आ जाएगा 5, a 5 आया। अब मैं ap लिख रहा हूँ, मुझे ap निकालना। पहला पद क्या है 5 और दूसरा का बताओ d। अब d जोड़ते चले जाते हैं, पहला a होता है, दूसरा का a + d होता है, इस तरह से फिर a + 2d ऐसे करके होता है। तो पहला a आ गया 5 और दूसरे के a में d जोड़ देंगे तो 5 में 2.4 जोड़ेंगे 7.5, फिर उसके बाद 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, डॉट डॉट करके ऐसे हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। a बराबर, इसको 2 मेथड से बता देते हैं। सवाल नंबर 6, कोसेक a बराबर दिया है 2। अब आपको निकालना है 1/tan a प्लस sin a बटे 1 + cos a। ये निकालना बहुत ही आसान सवाल होता है, ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है, जबकि बहुत ही आसान होता है। अब बताओ, पहला चीज़ तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड निकालते हैं, जो कि बहुत आराम से हम सब कर सकते हैं। पहला मेथड है, यहाँ दिया गया कोसेक a बराबर दिया गया 2 को क्या 2/1 लिख सकता हूँ। बताओ कोसेक कब 2/1 होता है 30 अंश पे, अर्थात कोण a क्या है कोण है, और कोसेक कब 2/1 होता है 30 अंश पे। तो a बराबर कितना आ गया 30 अंश, a बराबर 30 अंश। डायरेक्ट मेथड है, सीधा अपना इस तरह से दिया रहे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब मैं सवाल लगा रहा हूँ 1, अब बटा क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, क्योंकि कोण कितना आ गया 30 अंश, तो tan 30 प्लस साइन a की जगह पे 30 अंश हो जाएगा और 1 + cos a की जगह पे 30 अंश हो जाएगा। बहुत आराम से लगाएंगे 1/tan 30 का मान 1/√3 होता है, बड़ा यह भाग यहाँ पे है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1 + cos 30 का मान √3/2 होता है। अब मान याद होने चाहिए सबको। अब बताओ ये पलट जाएगा, क्योंकि भाग यहाँ पर है तो ये ऊपर पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1 × √3/1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 1/2 बटे। अब 2 से 1 में गुणा होगा तो 2, इसको 1/1 कर लेंगे, तो 2 का 1 में 2 प्लस 1 का √3 में √3 हो गया। अब बटे लेकिन 2 आ गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आया √3 का गुणा 1 में तो √3 हो गया, प्लस ये हो गया 1/2। ये अब गुणा होगा ऊपर जाएगा तो 2/2 प्लस √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन और आगे भी लगा सकते हैं हम। √3 प्लस ये सब बराबर चल रहा है इसके। अब √3 प्लस ये बचा 1 का गुणा 1 में, तो 1/2 प्लस √3। अब मैं इसका परिमेयकरण भी कर सकता हूँ, ये भी आंसर सही है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिमेयकरण करते हैं। √3 बराबर √3 प्लस बताओ 1/2 प्लस √3 है, परिमेयकरण करेंगे तो क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से कर देते हैं, 2 - √3 ऐसे करके, तो √3 हो गया प्लस। अब बताओ 2 - √3 का 1 में गुणा करेंगे तो वही बचेगा। और यहाँ देखो a प्लस भी बन रहा है, a माइनस भी बन रहा है, तो होता है a² - b², तो हो जाएगा 2² माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ लगा फार्मूला a² - b² का, जो कि a + b होता है और ब्रैकेट में a - b होता है, गुणा में होते हैं दोनों, ये होता है। यहाँ लगा देते, देखो a + b, a अगर 2 मान ले, b को √3 मान ले, a + b, तो ये a - b हो जाएगा, तो a + b - b, a² - a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, √3 प्लस, अब बताओ ऊपर 2 - √3 लिखा है, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का 3 बच जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, √3 प्लस ऊपर बचा 2 - √3, नीचे बचा 1। अब 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसको यहाँ फिर से लिख देते हैं, बचा 2 - √3, क्योंकि 1 से भाग देंगे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 से √3 कट गया, आंसर कितना आया 2, आंसर कितना आएगा 2। दूसरा मेथड भी निकाल सकते हो, सेकंड मेथड बहुत आराम से देखेंगे कैसे। कोसेक a बराबर 2/1 दिया है। अब सबको पता है कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है,
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब बराबर दिया गया है 2/1, अर्थात कर्ण कितना दिया गया है 2। तो ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, कर्ण दिया गया है 2 और लंब कितना है 1, कर्ण बटे लंब होता है। आधार कितना आ जाएगा, अब आधार निकाल लेते हैं, इसको ए बी सी मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं क्योंकि कोण ए यहाँ पे मान लेते हैं। तो लंब कर्ण बटे लंब हो जाएगा, वो लंब बटे कर्ण होता है। ये ए हुआ था थीटा, यहाँ इसको सी मान लेते हैं, तो थीटा ए बन गया ए वाला, तभी तो बना कर्ण बटे लंब। थीटा अगर यहाँ मान लेते तो उल्टा हो जाता। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये 90 अंश का कोण है। अब बताओ मैं ए भी निकाल रहा हूँ, ये कर्ण मिल गया है, लंब बन गया, आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें कर्ण क्या दिया गया है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया गया है BC, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब मुझे AC दिया गया है, AC कितना दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर BC कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। तो यहाँ से 3 बराबर AB स्क्वायर, यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा √3, AB बराबर √3। और देखेंगे AB √3 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है tan साइन कॉस, तो मैं लिख रहा हूँ साइन A बराबर, अब क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 1, साइन मिल गया। और दूसरा का क्या चाहिए कॉस चाहिए, तो मैं कॉस निकाल रहा हूँ, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3/2 आधार बटे कर्ण। अब उसके बाद tan निकालना है, tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार कितना है √3। वैसे भी थीटा यहाँ से भी डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन अब हम सब मान लगा रखते हैं 1/tan A कितना आ गया 1/√3 प्लस साइन A कितना आया 1/2/1 प्लस, बात सेम वही चीज़ रहेगी। आप चाहे थीटा निकाल दो और चाहे इस तरह से आराम से साइन लंब कर्ण से ही निकाल सकते हो। कॉस बराबर √3/2 दिया गया है, तो देखेंगे ये हो गया √3 हो जाएगा क्योंकि उधर गुणा होगा, तो 1 गुणे √3/1 हो गया, प्लस ये हुआ 1/2, इधर हो जाएगा 1/1 कर देंगे तो 2 प्लस √3/2 हो गया। तो ये हो गया पूरा √3 प्लस ये हो गया 1/2। अब ये भाग यहाँ पर गुणा पलट जाएगा, 2 प्लस √3, अब 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पर भी आंसर लिखता हूँ, नहीं परमीयकरण अगर हो रहा है, याद रखना हर में अगर रूट में है परमीयकरण ही कर देते हैं, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस, अगर प्लस रहेगा माइनस करेंगे, माइनस रहेगा प्लस है, तो ये √3 प्लस, अब 2 माइनस √1 का गुणा इसमें 2 माइनस √3 हो जाए। अब A प्लस भी A माइनस भी बना है, तो A स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से मिल गया √3 प्लस 2 माइनस √3। अब 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 से √3 कट गया, आंसर कितना आएगा 2। तो चाहे जो मेथड लगाओगे आंसर सेम आएगा। 2वां सवाल है 2 cos 3 थीटा। अब इसमें लोग सब कंफ्यूज हो गए, तो थीटा निकालना था, थीटा निकालना। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, अब इसमें थीटा क्या दिया गया 3 थीटा दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया 3 थीटा दिया गया। तो पहले तो cos 3 थीटा निकाल लेते हैं, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो गया। बताओ cos 3, आप बताओ ये थीटा 3 थीटा है ना, 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कितने पर होता है 1/2 cos 60 अंश पे होता है। cos 60 अंश का मान कितना 60 यही तो लिखा होता है, अर्थात 3 थीटा की जगह क्या लिखा गया है, यहाँ 3 थीटा लिख दिया गया, वास्तव में cos 60 अंश का मान 1/2, तो इसीलिए थीटा कितना आ जाएगा 3 थीटा 60, क्योंकि यही cos 60 लिखते तब 1/2 आता, इसीलिए 3 थीटा की जगह क्या है 60। तो बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/3, तो थीटा बराबर कितना अंश आएगा 20 अंश। आप चेक कर लो, थीटा 20 रख देते हैं इसी में, तो cos 20 या 60, तो cos 60 का मान 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। तो आप हर तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लोग कन्फ्यूजन में है, कह रहा है कोई 5.2 त्रिज्या का वृत्त था, त्रिज्या वाला ऐसे वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5.2। अब परिमाप दिया गया है, जैसे एक वृत्त दिया जाए और काट दिया जाए ऐसे करके,
ऐसे काट दिया जाए तो बताओ ये पूरा परिमाप हुआ कि नहीं, ऐसे पूरा नापो। अब बताएं परिमाप एक पॉइंट से चलेंगे पूरा कंप्लीट दौड़ लेंगे, इसको ओ मान लेते हैं। अब ये दिया गया है, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखो यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि परिमाप बताएं एक पॉइंट से शुरू करो, लास्ट उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो यहाँ चले यहाँ 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 फिर यहाँ पहुँचेंगे। ये नहीं दिया गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे परिमाप, और परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप दिया है 16.4, त्रिज्यखंड का परिमाप दिया गया है तो 16.4, तो परिमाप लिखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर त्रिज्यखंड का परिमाप। मैं लिखने चल रहा हूँ, परिमाप बताया हूँ कि बहुत आसानी से एक पॉइंट से शुरू करो, ओ से ए चलेंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, यही है। तो ये बराबर दिया गया है 16.4, यही दिया गया है 16.4। बहुत आराम से इसको लिखेंगे, ओ ए है 5.2 प्लस ए बी है ए प्लस ओ बी भी है 5.2, ये कितना दिया गया 16.4। बहुत आराम से अब देखेंगे 5 5 10 10.4 हो गया, प्लस ए बराबर 16.4। यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 16.4 माइनस 10.4, यहाँ से ए बराबर आएगा। अब देखो 4 में से 4 जाएगा 0 और 16 में से 10 जाएगा 6, अर्थात 6.0, या ए बराबर कितना आ गया 6, ए आ गया 6। और आपका रेडियस दिया है 5.2। अब मुझे निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी थीटा नहीं पता है तो थीटा के लिए दिमाग लगाएंगे। देखो भैया, त्रिज्यखंड की लंबाई बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड यही तो है और इसकी लंबाई क्या है ए, तो पहले मैं मुझे थीटा चाहिए, थीटा नहीं दिया गया है जबकि ए दिया गया है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ त्रिज्यखंड की लंबाई, क्योंकि त्रिज्यखंड की लंबाई आ चुकी है 6, त्रिज्यखंड की लंबाई जो कि 6 दी गई, और त्रिज्यखंड की लंबाई बताएं 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये बराबर दिया गया है 6, बराबर कितना दिया गया 6, यही तो चीज़ 6 दिया गया है। अब देखते हैं 2 पाई को पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर की जगह 5.2 गुणे थीटा बराबर 6, और 360 इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा 360, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे थीटा मैं निकाल देता हूँ, थीटा बराबर, तो ये हो गया 6 गुणे 360 बटे ये हुआ 2 पाई गुणे 5.2, ये थीटा है, यही थीटा है। थीटा बराबर इतना, तो मैं डायरेक्ट इसी में रख देता हूँ, चाहे सॉल्व करके रखो चाहे वैसे। तो मैं डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में रख रहा हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही चाहिए। अब पाई पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर आर दिया है 5.2 गुणे 5.2। अब थीटा कितना आ गया है, थीटा आ गया, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ये बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर है 5.2 गुणे 5.2 पाई आर स्क्वायर, थीटा ये आया है, थीटा इधर 6 गुणे 360 बटे 2 पाई गुणे 5.2। अब देखो 360 पाई आर स्क्वायर थीटा ये हो गया, 360 ये बटे में था तो 360 बटे में कर देते। तो देखो इस 360 से 360 कट गया, 5.2 से 5.2 कट गया, पाई से पाई कट जाता है, 2 से 6 काटे, 2 3 6, बचा क्या 5.2 गुणे 3, तो ये आया 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 15.6। अब किस में दिया सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो जाता है सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए त्रिज्या का स्क्वायर है सेंटीमीटर। नंबर 9 पे आते हैं। ये सवाल मैं बहुत कराता हूँ, बहुत बार करवाया हूँ, ये भी सब लोग कई लोगों का गलत है। पहिए का व्यास दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अब बताओ पहिया कैसा होता है, गोल गोल होता है, अर्थात वृत्त का व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, 2r बराबर दिया गया है 60, वृत्त का व्यास कितना दिया गया है 60। तो यहाँ बहुत आराम से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r बराबर 60, ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r थी, तो r बराबर कितना हो जाएगा 30, ये सेंटीमीटर में दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर मीटर को याद में रखना है, यूनिट एकदम ध्यान से देखना है। अब आपको निकालना क्या था, चक्कर निकालना है। तो बताओ दूरी बराबर क्या होता है परिधि गुणे चक्कर, परिधि गुणे चक्कर, यही होता है दूरी, परिधि गुणे चक्कर। अब दूरी तो अच्छा पता नहीं, दूरी के लिए हमें चाल दे दिया गया है, समय दे दिया गया है। चाल दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया गया है 5 मिनट दिया गया है। ये ध्यान देना, समय कितना है 5 मिनट दिया। अब बताओ हर सेंटीमीटर में दिया गया है त्रिज्या, तो इसको भी किस में बदल देंगे तो सेंटीमीटर में, तो 54 को सेंटीमीटर में बदल देते हैं चाल को,
चाल को सेंटीमीटर में बदलते हैं 54। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। फिर 1000 मीटर, 1 मीटर में फिर कितने सेंटीमीटर? 100। अब मैं बताया हूँ किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमिलीमीटर से, वहाँ से 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाते हैं बटे। अब 1 घंटे में हमें मिनट में बदलना है, अभी पर हावर है, मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल रहा है, तो एक मिनट में कितना चले? एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और चलाना कितने में? 5 मिनट। ये आप पहले तो आया सेंटीमीटर प्रति मिनट में आया, सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया। अब मुझे समय दिया गया 5 मिनट, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये होता है। याद रखना इसमें यूनिट का खेल बहुत होता है, मात्रक का। सेंटीमीटर है सब सेंटीमीटर, मिनट दिया गया तो पहले मिनट से ही निपटारा ले लेते हैं। अब चाल बराबर कितना आ गई है आपकी? ये 1 0 से 0 काट दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आया 54 गुणे 6 से इसको भी काट देते हैं, 6 9 54, यहीं से निपटा देते हैं। तो ये बचा 9 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद सेंटीमीटर बचा है, नीचे मिनट बचा है। और समय कितना बताना है? 5 मिनट में 5 मिनट, 5 मिनट। तो बताओ मिनट से मिनट कट गया, और गुणा कर देते हैं 5 9 45 लिख के 1 2 3 4 बार 0, ये क्या है? सेंटीमीटर। 45 लिख कर 3 4 बार 0 हो गया, आया 45 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब मान लेते हैं 4,50,000 सेंटीमीटर है। तो वो सब हम सबको नहीं ध्यान देना है, हमारी दूरी निकल आई सेंटीमीटर में। अब मैं इसमें रख रहा हूँ दूरी बराबर परिधि, क्योंकि मुझे चक्कर चाहिए था, तो इसीलिए दूरी नहीं पता थी, पहले दूरी हमने निकाला, परिधि गुणे चक्कर। तो दूरी आ गई आपकी 45, 1 2 3 4 0, 45 के बाद 4 0 आ गया। परिधि गुणे चक्कर, परिधि क्या होता है? 2 पाई, पाई का मान 22/7। आर आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर। चक्कर निकालना है, चक्कर। अब बताओ जो इधर भाग में रहता है इधर आके गुणा में हो जाएगा, 7 इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में हो गया, और ये सारे गुणा में थे चक्कर के साथ, ये नीचे आ जाएंगे भाग में। 30 गुणे 2, अब ये समझ जाना चाहिए, बहुत क्लास में बताए हैं। एन या चक्कर ही लिख देते हैं। तो देखो जो कट रहा है काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, 3 से इसको काट देते हैं, 15 3 45। अब देखो ये आया 3 0 7 आ गया। फिर से यहाँ से लिख सकते हैं 15 150 15 0 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 बराबर चक्कर। सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से। 15 7 105, ये हो गया 105। 3 0 था, 3 0 लिख दिए, बटे 2 गुणे 22 को 2 गुणे 11 भी लिख सकते हो, बराबर चक्कर। यहाँ से 2 से काटेंगे इसको, तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 00 तो ये आया 52 500 बटे 2 गुणे 11 है, बराबर चक्कर। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 11। तो बताओ 26 250 बटे 11, ये आ रहा है चक्कर। अब 11 भाग देते हैं, 11 दूना 22, 22 4 26 42 हो गया, 11 3 33, 7 2 9 9 हो गया 95, 11 8 88, 88 7 हो गया, 11 छंग 66, लगभग में आएगा ये। अब बताओ चक्कर तो पूरा कंप्लीट करेगा ना, वैसा थोड़ी आधा चक्कर मानेंगे। तो लगभग कितना आ रहा है? 2386 चक्कर लगाएगा ये। सवाल नंबर 10 था कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 17 तथा 10 सेंटीमीटर है। करा 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, एक की 10। अब इसको भी नहीं कर पाए। त्रिज्या करा उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो इन दोनों परिधियों के वृत्तों की परिधियों के गुणनफल के बराबर है। तो एक वृत्त मान लेते हैं ये था, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। तो बताओ इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2πr, यही चाहिए, 2πr ही तो चाहिए। और कह रहा इन परिधियों के गुणनफल के, तो इसकी 2πr कितना है? 17, और गुणनफल है, और 2πr उसका कितना? 10। तो इसकी परिधि कितना हो जाएगी? परिधि, अब मुझे r नहीं निकालना था, परिधि निकालना था, परिधि का गुणनफल। तो अंक का गुणांक में 2 दूना 17 दूना 34 पाई हो गया, ये गुणे 10 दूना 20 पाई हो गया। ये बहुत ही आसान सवाल था, पर इस आप सब कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान देते हो, बस सीधा रटना शुरू कर देते हो। 0 2 चौक 8 2 3 6, 34 दूना 2 68, 680 पाई स्क्वायर आएगा। 680 पाई स्क्वायर पर जो सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में ही कर देंगे, सेंटीमीटर में। अब पाई स्क्वायर 22/7 सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही भी क्या मान लेते हैं? आंसर मान लेते हैं। मैथ समाप्त होता है। सवाल नंबर 1 था, समीकरण को संतुलित करना था। पहला था Fe + H2O था, ये
इसको बोलते हैं अभिकारक, उधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा में आ जाता है ये, तो इसको याद रख लेना एकदम दिमाग में, कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है। H2 हुआ। अब देखते हैं समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान है। इधर देखते हैं कितना आयरन है 3, तो इधर कितना है 1, तो 3 से इसमें गुणा कर देते हैं। अब इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो इधर 4 से कर देते हैं। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 4 दूनी 8 हुआ, इधर कितना हाइड्रोजन है 2, कितने गुणा कर देंगे 4 से, एकदम आसान होता है समीकरण का संतुलित। सवाल नंबर पहले का दूसरा का है, MnO2 था, MnO2 प्लस HCl था, इसको बोलते हैं अभिकारक, याद रखना, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट या उत्पाद बोल देते हैं, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2 ऐसे करके। तो पहले देखेंगे Mn ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। अब इधर देखते हैं क्लोरीन कितना है, उधर 2 है इधर 4 क्लोरीन है, इधर 4 से गुणा कर देते हैं 4 से। अब देखते हैं बैलेंस, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन भी 4, Mn सेम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 2 दूना 4, क्लोरीन भी 4, 2 मिलकर क्लोरीन भी 4। बहुत ही आसान से सवाल नंबर 2 पे एकल विस्थापन अपक्रिया। अब बताओ सवाल नंबर 2 था एकल विस्थापन। अब एकल विस्थापन भी नहीं पता था, इतना अच्छा से इसको पढ़ाया गया था। एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये एकदम ही होता है, हमने बताया था। एक तरीका, कोई एक दूसरे को लेके भाग जाए तो वो एकल, और दोनों आपस में अदला बदली कर दें तो द्विविस्थापन हो गया। तो जैसे मैं देता हूँ, अर्थात इसका मतलब क्या हो, एक सक्रियशील तत्व दूसरे सक्रियशील को क्या कर दे, हटा दे, उसके जगह पे उस यौगिक के साथ जो लगे होते हैं उसको अपने साथ मिला ले, वही क्या होता है एकल विस्थापन। इसका उदाहरण भी बहुत अच्छे से इसको बताया गया था, सब हंस हंस के पागल हो गए थे। देखते हैं एकल विस्थापन डायरेक्ट अधिक कम, पहले कम का सक्रियशील ले लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn ले लेते हैं। तो बताओ जिंक अधिक सक्रियशील है कापर, जिंक अधिक होता है, तो जब इससे अब क्रिया करेगा तो SO4 को क्या कर लेगा, अपने में ग्रहण कर, कापर को क्या कर देगा, अलग भगा देगा। तो ये हो गया ZnSO4 प्लस Cu, विस्थापित हो गया। तो विस्थापित हो गया तो एकल विस्थापन, देखो एक तत्व विस्थापित हुआ है। अब दूसर के बातें हैं बहुत ही आराम से। दूसर का द्विविस्थापन मतलब 2 विस्थापन हो जाए, अब यहीं पे लिख देते हैं इसको द्विविस्थापन वाले को। तो दोनों तत्व क्या हो जाए, एक दूसरे में अदला बदली कर दें, आयनों का क्या कर दें, अदला बदली। जैसे मान लेते हैं Na2SO4 ले लेते हैं और प्लस BaCl2 ले लेते हैं, BaCl2। तो देखो ये दोनों का क्या कर देंगे, अदला बदली, NaCl हो जाएगा, NaCl और प्लस हो जाएगा BaSO4। अब बैलेंस कर देंगे, देखो सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, और बाकी तो सब बैलेंस है। तो आराम से सवाल नंबर 2 का विस्थापन, एकल विस्थापन का मतलब होता है कोई एक क्रियाशील था तो कम क्रियाशील वाले को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, एकल विस्थापन। और दोनों में अगर द्विविस्थापन हो रहा, दोनों आपस में क्या कर दें, अदला बदली कर दें। क्वेश्चन दिया था, यदि किसी विलयन की में H+ की सांद्रता, अब H+ आयन की सांद्रता दे दिया गया है 1 × 10⁻³ अब इसको मैंने बताया था बहुत आसानी से। तो pH क्या होता है, -log H+ आयन, तो यहाँ से pH बराबर क्या हो जाएगा, -log H+ क्या दिया गया है 1 × 10⁻³ अच्छा लॉग की कंडीशन होती है, याद रखनेंगे -log, अगर गुणा में है तो अलग अलग लिख देते हैं, 1 ये बेस 10 पे लेते हैं प्लस, अब हो गया -log 10⁻³ ये लिख देते हैं, ये बेस 10 होता है। अब log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, 0 प्लस, अब इसमें पावर आगे आ जाती है, log की एक और कंडीशन होती है, अगर कोई चीज़ पावर में है तो आगे आ जाती है। तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस आके प्लस कर देगा, 3 log 10 हो गया। तो यहाँ से pH बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि log बेस से मो रहेगा, अगर 10 आया वैल्यू 1 होती है, इसको ध्यान देंगे, वैल्यू 1 होती है। अब इसको पहले लेके, अब देखो 3 आया pH, तो बताओ अम्लीय होगा क्षारीय, अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय। तो आयन कैसे होगा। सवाल नंबर 4 था। अब सवाल नंबर 4 बताने की जरूरत, पूछ रहा मिश्र धातुएं क्या होती हैं, बताओ 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर कोई समांगी मिश्रण बना के कोई एक अलग धातु बना। मिश्र धातु नाम से क्लियर है, मिक्सचर है। कौन सी है, धातुएं मिक्सचर है, अर्थात 2 या 2 से अधिक धातुएं जो मिक्स हो जाएं उसी को मिश्र धातु कहते हैं। कुछ धातुएं ऐसे नहीं मिक्स होती हैं तो उनको मिश्र धातु नहीं बोलते। कापर की कोई बता देना, कापर की बहुत सारी धातु, पीतल भी होता है, पीतल में क्या पड़ा होता है, कापर और जिंक। पीतल में कोई एक उदाहरण देना था, कापर और जिंक, ये हो गया संगठक।
संगठन इसी को बोल देते हैं जिससे बनता है, ये हो गया मिश्र धातु का नाम। और इसका उपयोग कॉपर का तार बनाने, मशीन पुर्जों में कहीं कहीं यूज करते हैं, तो बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग सबको याद है तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेंगे इसको। अब बताओ प्रतिस्थापन या विस्थापन दोनों सेम चीज़ है। प्रतिस्थापन अब क्रिया दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। प्रतिस्थापन मतलब जो क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे या विस्थापित ही कर दे। तो कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे ले लेते हैं BaSO4 प्लस कॉपर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस B, विस्थापित हो जाए। प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित हो जाए, बस कोई चीज़, सो दोनों चीज़ सेम है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबको आती, जो विस्थापन है वही। सवाल नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल था। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री पौधा ही प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो मैं बता देता हूँ आवश्यक सामग्री बताओ। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? पहली चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पहले तो प्रकाश है, प्रकाश का संश्लेषण चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं किससे? CO2 से, CO2 से लिखते हैं। अब पानी फिर चाहिए इसके लिए, पानी को H2O करते हैं, पानी को H2O कर देते हैं। उसके बाद में आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, पहली चीज़ तो सूर्य का प्रकाश, फिर और उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये चीज़ चाहिए। क्योंकि हमने उसमें बताया था कि CO2 प्लस H2O ये बनाते क्या हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। तो C6H12O6 बनता है, प्लस O2 बन जाता है, प्लस पानी निकल जाता है। तो बैलेंस करना सीख लेंगे, वो सब आता है। बात न्यूमेरिकल है। लेंस दिया गया है अवतल लेंस, और फोकस दूरी कितना दी गई? 15 सेंटीमीटर। पहले अवतल लेंस बना लेते हैं, ऐसे ही होता है अवतल लेंस। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये, याद रखेंगे। फोकस दूरी में मान रहा हूँ 15 सेंटीमीटर। ये दूरी, इसको फोकस दूरी F मान लेते हैं। इसमें 2 फोकस होता है, सबको पता है। यहाँ से सेंटर कर सकते हो, वक्रता केंद्र भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यहाँ पे मान लेते हैं। ये दोनों दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब क्या क्या रहा है कि अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना था। अब बताओ प्रतिबिंब की लंबाई दिया। अब ये फोकस दूरी 15 है, प्रतिबिंब कहाँ पर? 10 पे बना, तो लगभग यहाँ कहीं पर मान लेते हैं। तो ये दूरी भी है, ये दूरी क्या है? भी है। और ये दूरी क्या है? F है। आपको सब कुछ दिया गया है, ये 10 दिया गया है और F दिया गया है आपको 15। अब बताओ 1/f लगा देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f कितना है? F दिया गया है आपको 15, माइनस 15 होगा। क्यों? क्योंकि इधर वाली फोकस दूरी इसमें लेते हैं अवतल लेंस में, बराबर 1/v दिया गया है। अब ये भी v इधर साइड बन रहा है, -10 माइनस 1/u हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब बताओ माइनस 1/u इधर लाते हैं तो प्लस 1/u हो जाएगा, बराबर। तो ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस 1/10 हो गया। ये माइनस इधर रहेगा तो उधर जाके प्लस 1/15 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन ध्यान देंगे तो 1/u बराबर ये -15 हो गया और प्लस 10 हो गया, बटे 15 × 10 हो गया। यहाँ से 1/u बराबर आएगा -5/15 × 10। तो यहाँ से 5 × 15, 1/u बराबर कितना है? -1/30। तो u बराबर कितना आएगा? -30। -10 दर्शा रहा है कि वस्तु किधर रख, दूर पर रखी है। अब बताओ ये 15 था, 30 अर्थात कहाँ पर रखी गई है? वक्रता केंद्र या फोकस का दुगुना पे, क्योंकि फोकस दूरी कितना है? 5, वस्तु कितना है? 30 बाएं साइड पे। अब इसका बहुत आसान से होता है, इसका बहुत अच्छा तरीका होता है। बताओ पहला चीज़ तो होता है प्रकाश, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें आर पार निकल जाएंगी और किरणें जहाँ पे काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा का चीज़, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, अब बताओ ये ऊपर निकल जाती है, ऐसे करके निकल जाएंगी। तो ये यहाँ कहीं पर आके बैक कर देते हैं, ऐसे लगभग थोड़ा सा लेंस को और ऊपर कर देते हैं, बाद में ही बनाना है इसको। तो ये ऐसे डॉट डॉट मिला देते हैं, ये ऐसे निकलेंगी सीधा किरणें। तो ये पीछे डॉट डॉट मिला देते, जहाँ पे काटता है वहीं पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे ऐसे काटेगा, इधर ही काटेगा, यहाँ कहीं पर। तो ये ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर आप एग्जैक्ट पटरी वटरी नापोगे तो यहीं काटेगा 10 सेंटीमीटर, एकदम एग्जैक्ट। 30 एकदम आसान सवाल है। दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है? इसका उपचार किस प्रकार के लेंसों द्वारा किया जाता है? बस केवल बताना है कि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। तो पहले समझ लेते हैं दूर दृष्टि दोष।
नाम से तो लग रहा है दूर दृष्टि दोष, लेकिन वास्तव में निकट की तरह होता है। दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, दिखाई देगी। और नज़दीक की सही से नहीं, नज़दीक की सही से नहीं दिखाई देगी, सही रूप में नहीं दिखाई देगी। और उसके लिए आप देखो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें नज़दीक की वस्तु चाहिए। तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को नज़दीक कर देता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। तो उपचार क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष में देख लेते हैं। उत्तल लेंस इसलिए हुआ क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा। तो आपको दूर की वस्तु नहीं देखना, नज़दीक की, तो नज़दीक के किरणों में वहीं पे गिरेगी नज़दीक में। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को नज़दीक रोकता है। अब अगला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नाम से तो आप गलत लिख सकते हो, लेकिन आप ध्यान देंगे निकट का मतलब निकट दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की सही रूप में नहीं दिखाई देगी, पूर्ण रूप से नहीं, सही रूप में धुंधला दिखाई देगी। दूर की वस्तु पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगी। पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगी। अब दूर की वस्तु देखना है, नज़दीक वाला दिख रहा है, तो दूर प्रकाश किरणों कौन फैलाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये होता है अवतल लेंस, ये होता है उत्तल लेंस। ये देखो किरणों को क्या करता है, यहीं पर रोक देता है इस तरह से, और ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो बताओ दूर देखने के लिए किरणें क्या होनी चाहिए, फैली होनी चाहिए। तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। इसके उपचार में आप जब जाओगे डॉक्टर के पास तो वो अवतल लेंस देगा। सवाल नंबर 7 ये हो गया। सवाल नंबर 8 को दिया गया है, एक तार में 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही और 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले चीज़ तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। धारा दिया गया है जिसको आई से लिखते हैं, वो 5 एम्पेयर की धारा है। उसके बाद में आपको दिया गया समय टी दिया गया है 10 मिनट, और मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड में। MKS पद्धति चलती है, SI पद्धति। 10 मिनट में कितने सेकंड, 10 गुणे 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 गुणे 60, तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। 600 सेकंड आपका समय आया। और आपका आवेश निकालना कह रहा है, आवेश कितना प्रवाहित होगा। आवेश को लिख देते हैं Q, तो Q बराबर होता है IT। धारा कितने समय में बह रही है वही क्या होता है, आवेश होता है। तो Q बराबर I हो गया 5 एम्पेयर, समय है 600, 5 छक 30, 3000 कूलाम आवेश आ रहा है। 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। फिर आगे कह रहा है, एक तो आंसर ये हो गया फर्स्ट का, और दूसरा का कह रहा है कि तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह ही क्या है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं वही क्या है, आवेश है। तो Q बराबर, Q आपको दिया गया है 3000, तो 3000 बराबर N निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता, परीक्षा में आपको दे दिया जाएगा ये चीज़ें। तो अब ये 1.6 इधर ले आते हैं, इधर भाग गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3000 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर N। अब N बराबर मैं लिख रहा हूँ। अगर देखो हर में पावर माइनस में है तो अंश में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाती है, अगर अंश में प्लस है तो हर में ले आते हैं माइनस हो जाती है, ये कंडीशन होती है। तो 10 की घात -19 ऊपर जाएगी, 10 की घात +19 हो जाएगी। तो 3000 गुणे 10 की घात 19 बटे 1.6। अब N बराबर ये है 10 की घात 19, 3000 गुणे 10 की घात 19। अब 0.6 एक अंक पे है तो 10 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 10 से नीचे भी कर देते हैं गुणा, दशमलव जिससे हट जाए। तो N बराबर ये हो गया 3000 गुणे 10 की घात 19 गुणे 10 बटे 16 आ जाएगा। काट देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसको काटेंगे, 4 सते 28, 2 4 पंचे 20,
फिर उसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आया n बराबर 375 गुणे 10 की घात 19 गुणे 5 आया। अब 5 का गुणा इसमें करा देते हैं तो n बराबर 5 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 तिया 15, 3 1875 गुणे 10 की घात 19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगी 1875 गुणे 10 पे आते हैं। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग जी कहते क्या है कि अपने बाएं हाथ को लो, उसमें 3 अंगुलियों को आप इस प्रकार रखो कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, 90 अंश का कोण बनाए। ये देखो इस तरह से क्या होना चाहिए, तीनों अंगुलियां 90 अंश का कोण बना रही हैं। तो उनका कहना था कि जो ये मध्यिका होगी, मध्यिका विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, और जो आपको तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगूठा जो है उस पर चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस तरह से फ्लेमिंग ने कहा कि जो आपका अंगूठा, अगर तीनों अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी मध्यिका को लेंगे और तीनों 90 अंश का कोण बनाए, तब जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा बताएगा, तर्जनी जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, और मध्यिका जो होगी धारा की दिशा को बताती है। यही फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है।